है या क्या यूटिलिटी है खाने का फैन काम कर दूं क्या? कृपया इसको ना हिलाइएगा, बस 30-40 मिनट किसी के भविष्य का तो आज बात करती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? डायरेक्ट। मैंने लास्ट लेक्चर पे आप लोगों को एक तरीके से बताया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। कल के लेक्चर पे मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापारिक खाता। व्यापारिक खाता, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है। दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट एग्जैक्ट प्रॉफिट। ये लगभग वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन से एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं वो आज मैं बताने वाली हूँ। पहली चीज तो ये समझो कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम डायरेक्ट पे आउट करते हैं। मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया था टैक्सेशन का, कि जब आप सैलरी पे, अपनी इनकम पे डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जब आप पेट्रोल डलाने जाते हो तो क्या आप पेट्रोल डालते हो 90 रुपए का, फिर मतलब लो 10 रुपए टैक्स का? नहीं, उसमें एडेड रहता है, पहले से ही बाय डिफॉल्ट एडेड है। और आपको बता दूं, आज के न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन है कि पेट्रोलियम में 3 टैक्स हम देते हैं। एक टैक्स हम देते हैं सेस। व्हाट इज सेस? वो तो ठीक है, बट सेस का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है? सेस आपको किस किस पे लगता है? सेस एक प्रकार का टैक्स है बाय डिफॉल्ट। आप इस पे गूगल करिएगा, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब हम उस प्रोडक्ट पे, कोई प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल, ये ज्यादातर सेस पता है किस पे लगता है? जिन चीजों पे गवर्नमेंट बैन लगाना चाहती है उन चीजों पे सेस लगता है, जैसे तंबाकू, सिगरेट्स, अल्कोहल, इन पे सेस लगता है। यानी जो इनकी कॉस्ट है उसका डबल टैक्स लग जाता है उसमें। यानी अगर उसकी कॉस्ट 5 रुपए है और आपको मिल रही 15 रुपए में, तो ये जो 10 रुपए टैक्स मतलब उसकी एमआरपी से भी ज्यादा टैक्स लग रहा है उसमें। क्यों करा जाता है ये? ताकि मिनिमम लोग ले। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से मिलता है? ऐसी ही चीजों से, ठीक है। अल्कोहल में बहुत हाई लेवल का टैक्स से उनको प्रॉफिट मिलता है, आपको इनकम से उतनी ज्यादा नहीं मिलता। तो ऐसी चीजों में वो बोलते हैं कि हम अल्कोहल बंद नहीं कर सकते, बट हम अमाउंट चेंज कर देंगे, ज्यादा अमाउंट लेंगे ताकि लोग कम पिए। पर आपको लगता है कि ऐसा होता है? नहीं होता। तो गवर्नमेंट की अपनी सेपरेट पॉलिसीज है, अपना अपना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसको मैं सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, आप लोग पता कीजिएगा सेस। और हमारी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कितने % टैक्स और कौन कौन से लगाती है, आज का दैनिक भास्कर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल से मीन्स मेरा क्या है? कच्चा माल। और फिनिश गुड से मतलब मैन्युफैक्चर्ड माल या कंप्लीट होने के बाद का जो प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने की प्रोसेस में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको अलग अलग बच्चे अलग अलग बुक पे, अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ के आए हैं आप लोग। आई थिंक 11th की बुक में ऐसे अवेलेबल है, बट अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कोई गलती नहीं है, आप सही तरीके से पढ़ें। आपके टीचर्स ने भी कुछ पढ़ाया होगा, ठीक है। तो वो भी सही है, वो कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बट मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ कि रॉ मटेरियल ये लर्न करने का, एक्सप्लेन करने का मेरा बेस्ट वे मुझे लगता है ऐसा। तो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक कन्वर्ट करने की प्रोसेस में जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे वो सब के सब आप किस पे डालो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे एग्जाम्पल दिया था चौक, ठीक है। चौक हमारे पास रहती है और चौक के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि मैंने चौक का बिजनेस स्टार्ट किया है, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और मैंने 50,000, याद कीजिएगा, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। अब मेरा माल मान के चलो मैं कटनी से मंगाती हूँ। कटनी नॉर्मली फेमस है चूना पत्थर के लिए, तो मैं कटनी से मंगाती हूँ पाउडर इसका। और मान के चलो जबलपुर से मंगाती हूँ इसके लिए जो लिक्विड आता है वो, ठीक है। रेलवे स्टेशन में उतरा या बस स्टैंड में उतरा, उतरने के बाद कहां तक आएगा? मेरी फैक्ट्री तक। मान के चलिए फैक्ट्री मेरी कहाँ है? वर्ड्स कॉलेज, ठीक है। फैक्ट्री मेरी कहाँ है? यहाँ। बोला कीजिए तो आपको नींद नहीं आएगी। वेट्स कॉलेज में। तो वेट्स कॉलेज हमारा गोडाउन है, यहाँ पे हमारा सामान जीवा है। तो जो वहां से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लेके मेरे गोडाउन तक आने के जो चार्जेस लग गए, वो रॉ मटेरियल को लाने के चार्जेस थे, राइट। तो आप किसमें पहचानेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
क्लियर। नेट प्रॉफिट निकलता है, दैट इज अवर एग्जैक्ट प्रॉफिट, ये हमारा एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है और इसमें हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस। इसका मीन्स ये, अगर ऐसा आपको कभी प्रैक्टिकल में मिले, इसका मीन्स ये नहीं कि आप प्रॉफिट पा गए हो तो बिजनेस सही है। आपको बिजनेस सही है कि गलत, या कितना सक्सेसफुल हो, कितना कंपेयर लास्ट ईयर के हिसाब से आपने ग्रोथ की है कि नहीं, ये आपको कौन बताएगा? बैलेंस शीट। आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं ये बताएगा प्रॉफिट एंड लॉस। पर बिजनेस में क्या पोजीशन है, हो सकता है आपको प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपए और आप कर्जे में हो 4 लाख रुपए के, तब तो प्रॉफिट तो किसी काम का ही नहीं होगा, क्योंकि आप कर्जे में हो 4 लाख, लाइबिलिटीज है आपकी 4 लाख। समझ रहे? तो इस कॉन्सेप्ट को समझेगा कि प्रॉफिट होने का मीन्स ये नहीं होता है हमेशा कि बिजनेस में आप ग्रोथ कर रहे हैं या बहुत बेटर कंडीशन पे हैं। बैलेंस शीट अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, तब आप कह सकते हो कि हाँ हम अब बेटर कंडीशन पे हैं। एक चीज और, एक कोई राइटर ने कहा है किसी बुक में, मुझे एग्जैक्ट नेम अभी याद नहीं है, बट एक राइटर ने लाइन यूज की है कि आप किसी भी पर्सन की बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देख के उस बिजनेस का नेचर तक जान सकते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा है, मुझको याद नहीं है, बट आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस की अगर आप बैलेंस शीट चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी वाला है या सेफ खेलने वाले हैं, कैसे इंसान है, ऑनर मैनेजमेंट कैसा है, आप बैलेंस शीट से अंदाजा लगा सकते हो। अगर वो बहुत हाई लेवल का रिस्क ले रहा है ना तो आपको बैलेंस शीट में वो दिखेगा। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करती हूँ तो इसमें होता है नेट प्रॉफिट एंड अगेन इसमें कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? सब्जी लोग बोला कीजिए वरना सब लोग सो जाएंगे हम लोग। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक कोई बोले तो मुझे समझ में, प्रोडक्ट बनने के बाद सेल होने के लिए जो बीच में प्रोसेस होती है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वगैरह। आजकल वर्ड एडवर्टाइजमेंट यूज नहीं होता है, आजकल वर्ड होता है एडवर्टीजमेंट। आजकल वर्ड फाइनेंशियल यूज नहीं होता, आजकल वर्ड होता है फाइनेंशियल। ठीक है, तो अब देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप ये भी बोल सकते हैं फिनिश गुड्स के बाद की जो फर्दर प्रोसेस है उसमें सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। बट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, जितने भी मार्केटिंग एक्सपेंस है, जितने भी सेलिंग एक्सपेंस है, सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस से क्या मतलब है ना, मैं अगर कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरा गोडाउन यहाँ है तो मेरे यहाँ 10-12 एम्प्लॉइज हैं, वो यहाँ काम कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन से। वो मेरे कहने पे काम करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, बिट्स में मैं काम करती हूँ, मेरे को क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। सैलरी क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट है और वेजेस डायरेक्ट है। वेजेस डायरेक्ट है, सैलरी इनडायरेक्ट है। सैलरी डायरेक्ट इनकम नहीं करना चालू कर दिए लोग। नहीं, काम खत्म होने के बाद पैसे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आती है। एक बार बुक ओपन कीजिए, आप चेक कीजिए। मैंने मतलब कभी कभी सर्च किया तो सैलरी आ रहा है, इनडायरेक्ट में आती है, प्रॉफिट और लॉस में इनडायरेक्ट में आती है। चेक इट, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, गूगल चेक इट, मैं आपको इसी में दिखा देती हूँ बुक में। प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड्स, गोडाउन का है तो आपको डायरेक्ट में रखना है, अगर कंपनी का है तो इनडायरेक्ट में रखना है। तो फैक्ट्री का है तो किस में जाएगा? ट्रेडिंग में। ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है बेटा, ये बुक में भी है। डायरेक्ट नहीं, मैं श्योर हूँ, इवन मैं आपको डबल श्योरिटी और भी कई ऑफ वेजेस किसमें, वेजेस किसमें आता है? ट्रेडिंग में। आपको क्या इश्यू है? वेजेस भी डायरेक्ट में आता है। हाँ, अगर किसमें है देखो ना, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देख एक चीज और बता देती हूँ, अगर इनका डाउट आ गया तो भी क्लियर कर देती हूँ। अगर कभी क्वेश्चन पे लिखो वेजेस एंड सैलरी तो आप ट्रेडिंग में डालो, बट अगर लिखा सैलरी एंड वेजेस तो आप डालोगे
प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा क्यों करते हैं हम? जस्ट बिकॉज सैलरी किससे रिलेटेड है? इनडायरेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी एंड वेजेस। तो पहले कौन है? सैलरी। तो हम क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट। एंड हम ट्रांसफर कर देंगे किधर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट बोलूँ, आपसे मैंने बोला वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी। तो वेजेस किसका है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट है तो किधर जाओगा? एक वर्ड में फिर से बोलती हूँ, आपको टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, इसका क्या मीन्स है। सैलरी का मतलब क्या है? किसी को काम करवाते हैं पर मंथ, और हम पर मंथ उसको सैलरी देते हैं। अब एक वर्ड इसके साथ मैं ऐड करती हूँ, प्रीपेड। व्हाट इज प्रीपेड? पहले से दे देना। नाम सुना? प्रीपेड। तो पहले से पेड। अब जो हम प्रीपेड करते हैं, आप ऐसा समझना, ये जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी ना तो बहुत अच्छे से आपको बनेगा। मैं काम करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और चेयरमैन सर है, वो है, ठीक है, उनने मुझे सैलरी दी, हर महीने मैं काम करती हूँ, उसके हिसाब से मुझे सैलरी मिलती है। अब कभी घर में मेरे इमरजेंसी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई भगवान ना करे मेरे घर में कभी ऐसा हो, पर कोई बीमार पड़ गया तो मुझे पैसे की जरूरत थी। मैं गई तो मैंने HR मैम से बोला कि भाई ऐसा ऐसा है मैम, मुझे कुछ एडवांस दे दीजिए। तो मेरे लिए वो एडवांस है, मुझे पहले मिल गया, काम करने से पहले मिल चुका, मैंने भी काम नहीं किया उनका। पर उनके लिए वो क्या है? वो काम नहीं ली है पर उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया। नॉर्मली ये किसके साथ होता है? जो लॉयल एम्प्लॉइज होते हैं, जब बहुत पुरानी फैकल्टीज होते हैं, उनके साथ होता है। सेम चीज बिजनेस में भी, हमारे जो बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं, कई बार मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं कि भाई इनको जरूरत है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रीपेड। हमने पहले ही पे कर दिया। कमीशन, मेरा बहुत अच्छा कोई एजेंट है, बहुत पुराना एजेंट है, हर बार वो अच्छा मुझे प्रॉफिट दिला देते हैं, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप अच्छे से काम कर रहे हो, कभी जरूरत हो तो बताना। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे सैलरी उनकी मान के चले 5000 है, उन्होंने बोला 150 मुझे दे दीजिए कुछ अभी के लिए, जाने का किराया नहीं मेरे पास, कुछ अपना बताए। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया? प्रीपेड कर दिया। तो जो मुझे देना था, मान के चलिए मुझे देना था 5000, ठीक है, 5000 मुझे देना था, मैंने 150 पहले दे दिया। तो क्या आपको लगता है 5150 में दूं उनको? नहीं, 4850। मैं दूंगी उनको 4850। क्यों दूंगी ऐसा? क्योंकि हमारी फिक्स है कि मैं इतना ही देने वाली हूँ उनको, मैं इससे ज्यादा नहीं दूंगी। तो जो मैंने पहले पेमेंट कर दिया है वो मैं डिडक्ट करके दूंगी कि सामने वाले तक मैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम सेवा भाव के लिए नहीं उतरे, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको जरूरत है तो उनके अमाउंट से डिडक्ट करेंगे जो हमने डिसाइड किया। अब एक वर्ड और आता है, आउटस्टैंडिंग। ये कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ बेटा बोले। मैम अब जैसे कि किसी को सैलरी हमें अभी देनी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब हमने उससे काम ले लिया है। यस। अब बाय डिफॉल्ट ऐसा हो कि मेरी कंपनी चल रही थी, गोडाउन कहाँ है? वर्ड्स में, राइट। जहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओ अपने से बोल देना, जहाँ पे भी आपको लगे कि बहुत बोरिंग लेक्चर हो रहा है बोल देना, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया कि मेरी गोडाउन है, गोडाउन पे आप 5-7 बच्चे बैठे हो, काम कर रहे हो मेरे गोडाउन पे, और आपसे मैंने काम लिया बट मैंने आपको पेमेंट नहीं किया। मैंने कहा 6 महीने बाद आना यार, अभी लॉस हो गया बिजनेस में। तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। यस। आप प्रॉपर और दूसरा वर्ड यूज करो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अभी हमें पेमेंट नहीं किया, हम इन फ्यूचर पेमेंट करेंगे। ऐसे ऐसे टर्म्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस किससे रिलेटेड होते हैं? रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, ठीक है। देन बात करती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पता चलता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें वेरियस क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आती है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात करती हूँ बैलेंस शीट की, और आज हम न्यूमेरिकल भी एक लगाएंगे छोटा सा। अगर आप लोगों को सही साथ लगा, नींद नहीं आई, बहुत परेशानी नहीं आई, मैम पूछना था, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है वो इनडायरेक्ट में आएगी कि डायरेक्ट? इनडायरेक्ट। सैलरी, अगर सैलरी है तो सैलरी के साथ जाएगी, अगर वेजेस है तो वेजेस के साथ जाएगा, उसको उसी के साथ समझाओ, क्योंकि अभी बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल करके बताऊंगी तो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग इजी, अक्रूड अनअक्रूड भी आज ही बता दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, इसीलिए अभी नहीं बताती, कल दोनों को ज्यादा बता, वरना 4 में कंफ्यूजन होगा। अभी सिर्फ 2 चल रहा है, अभी बैलेंस शीट की बात करते हैं।
कंटेंट के लिए कहूँ तो रीढ़ की हड्डी का काम करती है। ये अपने से डायलॉग करने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें होती है लायबिलिटीज, अमाउंट्स, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज को मैं एक वर्ड से रिप्रेजेंट करती हूँ खुद की भाषा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रट लेना, रिस्पॉन्स एज ए बिजनेस पर्सन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसी अगर हमने लोन लिया तो उसको पे ऑफ करो। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि आपने अगर किसी से लोन ले लिया है तो नियम से आपको वापस करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए तो आप क्या प्रूव हो जाएंगे? इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। अलग अलग वर्ड से प्रेजेंट होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी। दिवालिया, दिवालिया, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे लायबिलिटीज अलग चीजें होती हैं और एसेट्स अलग चीजें होती हैं। एसेट्स में मैं बात करूँ तो हमारी गुडविल भी एक प्रकार की एसेट, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स है। अब जब हम टेंजिबल की बात की, मैंने कल बात कर ली थी आप लोगों से। ठीक है, हम गुडविल की बात करते हैं। गुडविल कितने नेचर की होती है, कौन से टाइप होते हैं? कौन कौन से? कैट, रैट, डॉग। कुत्ते के स्वभाव की गुडविल होती है, बिल्ली के स्वभाव की होती है और चूहे के स्वभाव की होती है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं, कुछ बच्चे नॉन कॉमर्शियल है इसलिए थोड़ा सा उनके लिए शॉपिंग है। कुत्ता बिल्ली क्यों आ रहा है बड़ा कॉमर्स में? मैं मुझे लगा कि एक अच्छी वाली होगी, गुड वाली गुडविल होगी, एक बैड वाली गुडविल होगी। हाँ, वैसे डिवीजन है, यहाँ पे कैट डॉग चल रहा है। एक होती है पॉजिटिव गुडविल, एक होती है नेगेटिव गुडविल। लेकिन ये एक्स्ट्रा है, नॉलेज से एक्स्ट्रा की बात कर रही हूँ। बट एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एक मूवी थी पद्मावत। यस मैम। निगेटिव गुडविल की कारण इतना चल रही है। ठीक है, चाहे जितना क्रिटिसाइज किया गया, करोड़ में इनकम हो गई उनकी, उनने उतना सोचा ही नहीं था। ठीक है, क्यों? लोगों ने बोला कि ये हिंदू धर्म और पता नहीं क्या क्या राजाओं के खिलाफ था, ऐसा वैसा बोला। तो जो लोगों ने बोला कि अच्छा खराब है, तुमने बोला, जो उसके डायरेक्टर थे बोलते देखिए बताइए कैसी है। देख के बताइए किससे खराब है। फ्रेंकली स्पीकिंग नॉर्मली मूवीज नहीं देखती, बट मैंने भी वो मूवी देखी। हम सब इसलिए देखेंगे कि खराबी क्या है, देखे तो कितनी खराब है मैम ऐसा। और क्या कर सकते, क्या हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ हो गई। तो ये होगी निगेटिव गुडविल, और निगेटिव गुडविल का भी सम टाइम प्रॉफिट होता है, निकल सकता है निगेटिव गुडविल। एक होती है पॉजिटिव गुडविल, जो ऑब्वियसली ये हीरो जो है ये बहुत अच्छी मूवीज बनाता है, तो अपन को फिक्स रहता है कि इसकी मूवी तो देखना है। पॉजिटिव गुडविल आपके लिए सलमान खान, किसी के लिए अक्षय कुमार, किसी के लिए आमिर खान, किसी के लिए कैटरीना कैफ, अलग अलग लोग के लिए अलग। तो पॉजिटिव गुडविल भी हो गई और नेगेटिव गुडविल। बोलते नहीं हो तो नींद आ रही है तुम्हारी। पॉजिटिव गुडविल एंड नेगेटिव गुडविल, ये जो है मैंने बोला ये एक्स्ट्रा है, आपकी बुक का नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब हम जब बुक की लैंग्वेज में बोले तो हम 3 टाइप की गुडविल पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज डॉग। डॉग का नेचर कैसा होता है? वफादार, होता है, लॉयल होता है, बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, इंसानों से ज्यादा होते हैं ट्रस्टवर्दी। तो गुडविल जिसके साथ पीछे पीछे चली, मैं चली मेरे साथ मेरी गुडविल चली, मैं अगर यहाँ नहीं तो तुम सब गायब हो जाओ, रिचा मैम नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, इतना। तो जब कस्टमर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं करा, ऐसा करना नहीं है बेटा, आप यही रहोगे। ठीक है, तो जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ उसकी गुडविल चलती है, यानी अगर आज यहाँ पे पतेरी मोड़ में कोई गुप्ता जी है जिनकी फुल्की है, उन्हीं की फुल्की खाएंगे चाहे जो हो जाए, चाहे वो जहां लगा है, हमसे मतलब नहीं, हम वही खाएंगे फुल्की। दैट इज नेचर गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की गुडविल। दूसरा होता है बिल्ली। इच्छा जो है वो बिल्ली के स्वभाव की कैसे? उनको जहां फुल्की मिलेगी वहीं जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ की है, कोई भी खिला दो फ्री फ्रंट में। ठीक है, तो ये हो गई कैट नेचर। कैट का मतलब क्या? दूध या चूहा जहां मिलेगा वहीं जाएगी। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आपके घर जाएंगे कि आपके घर जाएंगे, क्या, उसको सिर्फ मतलब है कि हमें पेट भरना है अपना। तो वही चीज होता है कि कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ शक्कर लेने जाना है, कहीं से भी ले, कहीं से भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जहां शक्कर मिलेगी वहां चले जाएंगे। तो आप अपने पड़ोस की दुकान में चले जाओ या किसी मार्ट में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, आपको शक्कर लेना है। हाँ, रेट का इशू हो सकता है, 1-2 रुपए का डिफरेंस आ सकता है। अब बात करती हूँ रेट। रेट कैसा होता है? कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी
वायरल कर देते हो आप लोग, ठीक है। आजकल वो एक वर्ड टूर में खूब चिल्ला रहे थे तुम लोग, क्या? हाँ, ये मुझे पता नहीं है क्या है, बट पूरा टाइम लोगों ने चिल्लाया इसका, पूरे टूर में चिल्लाए बच्चे। आई डोंट नो क्यों, बट जितना तेजी से बढ़ाती है उतना तेजी से गिरा भी देती है। इसमें कोई कंटेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। एक सारा सा इंसान भी इतना पॉपुलर हो जाएगा। एक गाना आया था, नॉर्मल इंसान कच्चा बादाम पका बादाम बेच रहा था, उसको भी बना बचपन का प्यार। बचपन का प्यार। तो ये चीजें क्या है, ये रैट नेचर कहीं किसी के साथ भी आ जाती है। उनको मतलब नहीं है कि अब दूसरा गाना कच्चा बादाम के अलावा उस इंसान से सुनोगे क्या। अगर वो गाएगा तो वैल्यू, नहीं गाता तो कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है। तो ये होगा रैट नेचर। ये समझ में आ गया। ये थ्योरी पोर्शन है, क्या इसको लिखाना पड़ेगा? ये आपको 11 की बुक में मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं मिलता आप बताओ, हम लिखा देंगे, ठीक है। इतना चीजें हो गई। अब एसेट्स की एक लास्ट टॉप थी। हमने एसेट्स पे वेरियस टाइप के एसेट्स पढ़ी है, हमने बिल्डिंग पढ़ा, हमने फैन, चेयर, मशीनरी पढ़ा। मशीन की एसेट्स। अब जब मशीनरी की बात करते हैं तो मशीनरी में एक वर्ड और ऐड करती हूँ, दैट इज डेप्रिसिएशन। हम बात करते हैं मशीन जब भी होगी डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग जब भी होगी डेप्रिसिएशन। हमारी बिल्डिंग कितनी भी अच्छी हो, एक टाइम के बाद उसमें डाउनफॉल लगे तो उसकी वैल्यूज घटेगी, यानी उस बिल्डिंग की क्या बोलना चाहिए, क्वालिटी डिक्रीज होगी। ये बिल्डिंग नो डाउट इंक्रीज होगी, क्यों भी कुछ चीजों में, हाँ कुछ चीजों में डेप्रिसिएशन लगता है, कुछ चीजों में एप्रिसिएशन लगता है। एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा किस पे लगता है? लैंड पे लगता है, भूमि पे। भूमि पे सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो वही तो मैं पूछ रही हूँ, एप्रिसिएशन क्यों लगता है? क्योंकि मैं मेरी सीमित नॉलेज को आपको एक्सप्लेन करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई बेटा, इकोनॉमिक्स लग गया। जमीन की साइड में फिक्स है, आप जमीन बना नहीं सकते कि एक्स्ट्रा पृथ्वी के बाहर एक एकड़ बनवा नहीं कर सकते कि ये मैं पापा को गिफ्ट करूंगी एक एकड़, नहीं कर सकते, हम नहीं बना सकते। फिक्स्ड है, पॉपुलेशन कंटिन्यूस बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई फिक्स है। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा तो प्राइस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। गुड। तो यही चीजें लग जाता है। ये चीजें हो गई हमारी एसेट्स। अब बात करती हूँ लायबिलिटीज। सबसे पहली लायबिलिटी कौन सी है? हु इज क्रेडिटर? देनदार की लेनदार? देनदार की लेनदार? मैं कह सकती हूँ, ठीक है। इस पर अपन सफिशिएंट डिस्कशन कर चुके थे, मुझे इस पर नहीं बोलना। फिर सेकेंड बैंक लोन। यस, साथ में बोले हम लोग बैंक से अगर आपने लोन लिया। अच्छा एक चीज और बताओ, क्रेडिटर को पहले क्यों रखें? क्योंकि बैंक लोन पे हमको इंटरेस्ट कम लगेगा, पर इंसान से लोन लेगा तो ज्यादा लगता है और हम जल्दी जल्दी फ्री होना चाहते हैं सारे लायबिलिटीज। मैंने एक वर्ड यूज किया है कि लायबिलिटीज होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, ठीक है, हमारी जिम्मेदारियां हैं ये, हमें इनको पे आउट करना होता है जल्द से जल्द। और एक चीज और, समटाइम जानबूझ के भी नहीं करते बिजनेसमैन। क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है? लॉस दिखाने के लिए। इस पे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि ओयो। आप लोग ओयो को फालतू बदनाम किए फायदा, ठीक है। बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ओयो। किसने लाया? रितेश अग्रवाल। अग्रवाल मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, बड़े होशियार होते हैं, पर्सनली मैं मानती हूँ। सिंधी और अग्रवाल बहुत टैलेंटेड होते हैं। ये ऐसे है ना कि आप इनको एक मोजा दो तो उसको भी बेच खाएंगे कि बहुत सुंदर मोजा, बहुत सुंदर मोजा। किसी काम को नहीं है इसकी बेच खाएंगे, ये ऐसे होते हैं, ठीक है। मतलब मेरा पर्सनल ऐसा, बट माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ऐसा नहीं बोलती कि बाकी कास्ट अच्छी नहीं है या कुछ भी, बट ये बहुत दिमाग वाले होते हैं, ठीक है। उनने क्या दिमाग लगाया? ओयो पे मैंने अपना रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप यूथ ने उसको बर्बाद कर दिया और उनके शेयर तक गिर गए, ठीक है। आप लोगों का ये इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग जानते कुछ नहीं हो, सिर्फ ओरल वाली। अच्छा, एक होती माउथ पब्लिसिटी, किसी को भी ताप सकती है और किसी को भी बना सकती है। ये रैट नेचर की होती है। आज पीछे पड़ गया रिचा मैम की तो आज पूरा दिन रिचा मैम की पहुंचे, ठीक है। कल भूल गए, तुमको कोई प्रॉब्लम। अब रिचा मैम कितना भी हार्ड हो गया कर करता है, तुम तो भूल गए ना बोल। सेम चीज। तो यहाँ पे क्या बताने वाले थे? ओयो का कॉन्सेप्ट ये है कि
होटल को जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, ओयो से टाइप ले लो, ओयो कुछ परसेंटेज चार्जेस देता है और आपको रूम्स प्रोवाइड करता है। जिनको उठपटांग हरकतें करने हैं वो कहीं भी करेंगे। हम उसको नहीं बोल सकते आप सब लोग सफिशिएंट मेच्योर और सफिशिएंट बड़े हो चुके हैं, 17-18 साल के बच्चे हो, सफिशिएंट समझते हो, जानते हो। तो जिनको बिगड़ना है उनको कोई नहीं कर सकता, हम कॉलेज में भी नहीं बोल सकते आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक। बट जिनको बिगड़ना है, आप भी ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे, हम भी बहुत सारे बच्चों को जानते हैं, इट्स नॉर्मल। बट जो दिमाग की बात करती हूँ, कॉमर्स की मैं बात करती हूँ, तो मैं कॉमर्स में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक ऐसे इंसान, एक नॉर्मल सा इंसान ने क्या दिमाग लगाया कि आपका ये होटल चल नहीं रहा है, ठीक है, हम इसके साथ पब्लिसिटी करते हैं, हम आपकी मार्केटिंग कराएंगे, बदले में आपको रूम हम आप देना हमको, हम बदले में आपको चार्ज देंगे, कुछ परसेंटेज हम भी लेंगे, 6%, 7% का रेट से हम अपना सर्विस चार्ज देंगे। स्टार्ट हुआ, बढ़िया चला, बहुत सक्सेस हुआ, स्टार्टिंग में बहुत सक्सेस हुआ, प्रॉफिट भी दिखाई थे, और एक टाइम का लॉस भी दिखाने लग गया थे, उसमें हमें लॉस होने लगा। क्यों दिखाने लगे? क्योंकि वो बैंकरप्ट होना चाहते थे जानबूझ के, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था कि भाई लॉस जाता है, बट ठीक है, वो उनका सेपरेट कॉल था। कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ, दिमाग की बात करेंगे कि कैसे दिमाग लगाए। उन्होंने क्या किया, जैसे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, और हम सबके मतलब मैं मानती हूँ कि ज्यादातर घरों में, बहुत कम ऐसे घर हैं, गाँव में कितने लोगों की एक्स्ट्रा प्लेसेस है, मतलब रहने वाले 2 पर रूम है 6-7, सबके घरों में ऐसा होता है मोस्टली, जिनके गाँव नहीं है। शहरों में भी कईयों के ऐसे घर हैं जिनके आप कुछ रूम एक्स्ट्रा है, तो फॉरेनर्स ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन करते हैं, घर में रहते हैं, आपके साथ खाते, इंडियन कल्चर को जानते हैं, समझते हैं। बहुत अच्छा तरीका था इंडियन कल्चर को समझाने का भी, और ये सब वेरीफाइड लोग होते थे, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होता था कि किसी के घर में फॉरेनर को रोक दिया जाता था। वो लोग बढ़िया आप बना के अपनी दही खिलाइए ना उनको, कढ़ी खिलाइए आप उनको, भाजी खिलाइए आप उनको, ये तरीका था उनका। दिमाग देखो कितना बढ़िया दिमाग लगा। हम कहते हैं कि बिजनेस की, मैं पर्सनली मानती हूँ, पैसे की कमी नहीं है, दिमाग की कमी है। आपके पास दिमाग नहीं, इसलिए आपके पास जॉब नहीं होगी, और जिनके पास भी दिमाग होगा, ट्रस्ट में, उनके पास जॉब भी होगी, उनके पास बिजनेस भी होगा। ज्यादा दिमाग वाले बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, उन्होंने क्या लिया, एक तो इंडियन कल्चर को प्रेजेंट करेंगे, इंडिया का नाम, देशभक्ति की भावना भी थी इंसान में, आप लोगों ने बदनाम कर दिया, अलग चीज। तो आप पहले, सबसे मुझे पर्सनली मैं मानती हूँ कि पहले जब तक आप कुछ चीजें जानो नहीं, आप कुछ भी मत बोला। और एजुकेशन का मीन्स यही कि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उसके बाद आप बोले। एक साइड सुने, 2 दोस्तों में लड़ाई हो रही है, आपने एक का सुना, हाँ वो गलत थी, चालू हो गया, तुम भी गॉसिप चलो। आपने दूसरा पक्ष सुना है क्या, और फिर बकायदा बोलो कि हाँ ये गलत थी, यहाँ पे तुम, और मैं गारंटी देती हूँ 2 लोगों में एक बीच का ही रास्ता निकलता है। सेम चीज नॉलेज में भी है, कंप्यूटर के, मोबाइल के एडवांटेज भी है और सेम चीज होगा कॉन्सेप्ट था। एडवांटेजेस की जगह पे आप लोगों ने डिसएडवांटेज नोटिस किया, आपने एडवांटेजेस पढ़े तक नहीं। ओयो के बारे में कितने लोग पढ़े? नहीं पढ़े, सब पटाई में सब हंस रहे थे, क्यों? क्योंकि आप सब जानते थे, समझे? तो कॉन्सेप्ट सुधारिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज डेवलप कीजिए अपने आप को। एजुकेशन का मीन्स सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ना नहीं था, एजुकेशन का मीन्स ये भी था कि आप सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएशन जाने, ठीक है? बातें बाद में, अब आते हैं इसमें। हाँ, तो बैंक लोन की बात करती हूँ। बैंक लोन वगैरह क्यों पेमेंट करते हैं? क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है और हम चाहते हैं कि हमारी गुडविल बनी रहे, तो हमें बैंक को लोन रिटर्न करना होगा। इसमें एक वर्ड होता है, क्या वर्ड यूज होता है? क्रेडिबिलिटी। हमारी कितनी क्रेडिट है पर्टिकुलर बैंक के सामने, उसके हिसाब से एक वर्ड आता है ओडी, ओवरड्राफ्ट। सॉरी, एक वर्ड मैं यूज करती हूँ, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने टाइप के अकाउंट जानते हैं आप लोग? कितने टाइप के अकाउंट होते हैं? एक ही बच्ची जानती है, 2 बच्चे जानती हैं, बाकी बच्चे कितने प्रकार? आपके पेरेंट्स ने कौन सा अकाउंट खोला है? अरे इनके पेरेंट्स ने खोला, आपके पेरेंट्स 3-4 अकाउंट खोले क्या? हाँ, तीनों ने खोला हुआ है। क्या करते हैं आपके पिताजी? डिजर्व करते हैं, और आपके पास नॉलेज होना भी डिजर्व करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है के पास। पापा से डिस्कशन करते हो बिजनेस से रिलेटेड? काहे का बिजनेस करते हैं? काहे का? और ये आजकल बड़ा चलन में है, बहुत सक्सेस बिजनेस है। हाँ, उसी को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं।
रिटेल में सेल देते होता हैं है। और देते हैं। शॉप ही है आपकी। लोग आप लोगों का वो गोदाम। गोडाउन। ठीक है, तो इसमें मैं ये बताना चाह रही थी कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड। करंट, सबसे ज्यादा बिजनेस पर्सन इसी पे फोकस करते हैं, करंट अकाउंट। सेकेंड वन इज सेविंग्स और थर्ड है करंट अकाउंट। एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ढेर सारे ट्रांजेक्शन, मतलब कोई बॉन्डेज नहीं, आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करने को मौका मिलता है, ज्यादा सेविंग करने का मौका मिलता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम है। करंट अकाउंट में कम है, सेविंग में ज्यादा होता है, फिक्स्ड में सबसे ज्यादा होता है। करंट अकाउंट में आपको ट्रांजेक्शन ज्यादा है, 2 लाख निकालो 2 लाख डालो, ज्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट हम नॉर्मली जो लोग बिजनेस नहीं करते वो कौन सा अकाउंट प्रेफर करते हैं? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपको थोड़ी इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ज्यादा मिलता है। क्या हुआ, फिर से कोई डाउट हो गया? हुआ? बस करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं होता। सॉरी, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता ना। मिलता है, बहुत माइनर सा मिलता है बेटा, मिलता है। अब पर्टिकुलर कोई बैंक की बात हो तो मुझे नहीं पता, बट करंट में मिलता है। ठीक है, बहुत माइनर सा मिलता है, बहुत कम रेट पे मिलता है, मिलता है। ठीक है, अब दूसरी चीज, सेविंग अकाउंट नॉर्मली आपके पेरेंट्स अगर जॉब पे हैं, कहीं फिक्स सैलरी आती है तो वो प्रेफर करते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन की कैपेसिटी नहीं दी जाती है आपको, एक ट्रांजेक्शन के बाद चार्जेस भी लगने लगते हैं एक लिमिट के बाद, और आपको इंटरेस्ट रेट एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। इसमें थोड़ी सी फिक्स में क्या होता है, 5 साल के लिए अकाउंट फिक्स है, अगर आप उसे तोड़ते हो तो आपको थोड़ी सी लॉस होता है, और आपकी 5 साल 10 साल के 2 लाख के 5 लाख के 10 लाख आप फिक्स कर देते हो, फिक्स्ड FD के। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। यस, उसके फिर सब पॉइंट में डिवाइड होता है, बेसिक में रहने दो बेटा, कंफ्यूज ना करो, 3 महीने की बैंक बच जाएगी, है ना? यस मैम। ठीक है, कोई बात। तो मैं बात करती हूँ, जो बिजनेस पर्सन होते हैं ना वो करंट अकाउंट प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी मिलती है ट्रांजेक्शन की, ज्यादा इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के चांसेस होते हैं। तब ऐसी कंडीशन पे जब आपकी क्रेडिबिलिटी, बैंक से आप बहुत सारा पैसा डालते भी और निकालते भी हो, तो जब आपकी 5 साल 6 साल 7 साल पुराने आप कस्टमर हो चुके हैं, बैंक भी आपको जानने लगता है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है, तो आपको एक फैसिलिटी मिलती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसमें क्या बहुत बोर हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा? मैं कुछ ज्यादा ही शब्द सुन लिए तो समझ नहीं आ रहा कि हम ले क्या रहे हैं। ये हम सारे इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल करते टाइम ना दिक्कत हो, क्योंकि बैंक मोडी की आएगा और डैम शो आएगा, मतलब न्यूमेरिकल में तो मीनिंग नहीं पता होगा तो बस छापना होगा, रटना होगा आपका, इसलिए बताइए। और ये सब के लिए रिवीजन है बाकी बच्चों के लिए, कुछ बच्चों को अगर नहीं बनता तो उनके लिए पढ़ने के लिए भी। तो हम जब करंट अकाउंट में रहते हैं, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, तब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट लगता है ओडी का, जब हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास मान के चलिए हम लाखों में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैंने आपको बोला 5 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे किसी को पेमेंट करना है, पर मेरे अकाउंट में सिर्फ 3 लाख रुपए, 2 लाख है नहीं, तब बैंक लोन नहीं दे रहा, ओवरड्राफ्ट दे रहा है। सॉरी, 3 लाख रुपए हमारे अकाउंट में है और 2 लाख रुपए की मुझे और जरूरत है, बैंक मुझे फैसिलिटी दे रहा है कि आप ले लीजिए हमसे, क्योंकि आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, आप हमारे लिए बढ़िया काम करते हैं, आपके कारण हमारा बैंक अच्छा खासा चल रहा है, तो आप ले लीजिए हमसे 2 लाख, एक डिसाइडेड टाइम तक के लिए नो इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं देना। और अगर आप इतने दिन के अंदर नहीं दिए, हर बैंक अपना सेपरेट रहता है, ठीक है, तो अगर हमको इतने टाइम का नहीं देंगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा, तो हमको कुछ टाइम के लिए जो लोन मिल जाता है हमारे अकाउंट में ही, दैट इज ओवरड्राफ्ट। ये लोन नहीं है, पर लोन का टाइप आप बोल सकते हो, हमारे ही अकाउंट में हमें कुछ फैसिलिटीज मिल जाती है, दैट इज ओवरड्राफ्ट। और आफ्टर सम टाइम हमें रिटर्न भी करना होगा, और जल्द से जल्द, सबका अपना अपना बैंक का क्राइटेरिया होता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। आज इतना ही रखते हैं, वरना आप लोग एकदम इच्छा कैसे